हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4। क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसमें आपके दो पार्ट आप तक पहुंच चुके हैं। आज आप पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। कौन सा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं? पार्ट 3 आप पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर हुआ? तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पार्ट 3 है। वो कैसे होगा, सो आइए देखते हैं। आपके फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में वैलेंसी एंड थ्योरी ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आप तक पहुंच चुका। सेकेंड पार्ट में आपने केमिकल बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड आपने पढ़ा था, ठीक है ना। आज आप पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो हमारा जो नंबर 2 का टॉपिक है कोवैलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध आप पढ़ने जा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सहसंयोजी बंध। इसके बारे में हमें पढ़ना है और क्या क्या आपको तैयार है, क्या क्या आपने नहीं तैयार किया, इसके बारे में सब जानते हैं। आशा करता हूं कि पिछले वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो आगे का टॉपिक होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि सहसंयोजी बंध में हम डिस्कस करेंगे और डेफिनेशन लिख सकते हैं। बहुत छोटी सी, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपके लिए लाया हूँ, 1 मिनट में आपको तैयार हो जाएगी। तो डेफिनेशन है कि इस प्रकार की बंध बनने में, इस प्रकार की बंध बनने में दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है ना। इस प्रकार के बंध बनने में दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। आयनिक बॉन्ड में आपने पढ़ा था कि दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। एक लेता है, दूसरा उसको देता है। लेकिन यहाँ पर जो डेफिनेशन है क्या है कि इस प्रकार के बंध बनने में दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। इसे हम कहते हैं सहसंयोजी बंध, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर हमारा जो फर्स्ट है, हमने ले लिया H2। क्या ले लिया भैया? H2 छोटा सा कंपाउंड है और इसके बारे में हाइड्रोजन गैस को लेते हैं। तो ये कैसे बंध बनाती है? देखिए, हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में, अब हाइड्रोजन में तो एक ही कक्षा होती है, चाहे बाहरी मानो चाहे भीतरी मानो, लेकिन एक ही कक्षा होगी, है ना। तो हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये भिन्न भिन्न इलेक्ट्रॉन बनाने का मतलब ये हुआ कि आपको समझ में आ जाए कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका है। आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है, जैसे कि लिखते हैं 2 8 7 2 8 1, है ना। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। पहली कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। अब इसके पास एक है, अगर एक और मिल जाए तो इसका स्थायी विन्यास प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, ठीक है ना। और ये वाला क्या करेगा? ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। अब दोनों ने क्या किया? अपने अपने इलेक्ट्रॉन की क्या कर ली भैया? साझेदारी कर ली। क्या कर ली? साझेदारी कर ली। और जब साझेदारी कर ली तो बॉन्ड बनता है सहसंयोजी बंध। कौन सा बॉन्ड बनता है? सहसंयोजी बंध बनता है। अब हम चलते हैं दूसरा एग्जांपल। O2 ले लिए, O2 ले लिया। ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। अब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। कितना होता है? 8। विन्यास करेंगे तो 2,6 आएगा। कितना आएगा?
2,6, यानी इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में। तो हम क्या करेंगे कि इस पर 6 इलेक्ट्रॉन चढ़ा देंगे, ये 6 हो गए, और इसी तरह दूसरे ऑक्सीजन के लिए भी 6 इलेक्ट्रॉन चढ़ा देंगे, ठीक है ना। अब ये 6 हो गए। अब देखिए, आप देखेंगे कि इनको स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने होने चाहिए स्थायी विन्यास के लिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन है इनके पास कितने? 6। तो जरूरत कितने की है? 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। कितने की? 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन इस पड़ोसी से ले लेगा, ये वाला क्या करेगा? इस पड़ोसी से 2 ले लेगा। अब दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या कर ली? साझेदारी। तो यहाँ पर लग जाएगा O डबल बॉन्ड O। यहाँ पर उसने 1 की साझेदारी की थी तो सिंगल बॉन्ड लगा था, 2 की साझेदारी की है तो डबल बॉन्ड लगेगा, ठीक है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, N2 ले लिया भाई, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। विन्यास करेंगे 2,5, यानी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 1 2 3 4 5, 3 4 5। अब 5 थे, कितने कम है? 8 होने में 3 कम है। 5 थे, 8 होने के लिए कितने चाहिए? 3। तो इसने अपने पड़ोसी से 3 ले लिया, और ये वाले ने भी अपने पड़ोसी से 3 ले लिए। अब दोनों ने 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली और दोनों का विन्यास स्थायी हो जाता है, तो ट्रिपल बॉन्ड लगता है, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसके आगे कोई चौथा बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है ना। इसके आगे कोई भी चौथा बॉन्ड नहीं होता है। क्लियर हुआ ये बात? यानी समस्या अगर समझ में तो आ गया होगा, है ना। सहसंयोजी बंध, इस प्रकार के बंध बनने में 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। क्या होती है? साझेदारी होती है इलेक्ट्रॉनों की। क्लियर हुआ ना? तो समझ में आ गया होगा। इस प्रकार हम चलते हैं, तो अब चलते हैं आगे। इतना जितना काम हो गया वो आपकी समझ में आ गया होगा, है ना। तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, है ना। इतनी कंजूसी क्यों दिखाते हो? मतलब इतनी कंजूसी दिखा देते हो कि आपसे लाइक और शेयर भी नहीं बनता, और ना ये एक छोटा सा कमेंट कर सकते हो, है ना। कमेंट भी नहीं करते, सब बचा के रखे हो, स्टोर करके रखोगे क्या? ऐसा होता नहीं है, ठीक है। स्टोर करने से कुछ नहीं मिलेगा। ओके, चलिए, खैर कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। हमारी हेडिंग है सहसंयोजी बंध, आपने पढ़ लिया, उसके एग्जाम्पल पढ़ लिए। अब हम चलते हैं सहसंयोजकता में, ठीक है ना। सहसंयोजकता में तो हमारी जो डेफिनेशन होगी वो बहुत छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा कि सहसंयोजी बंध बनाने में, सहसंयोजी बंध बनाने में साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या सहसंयोजकता कहलाती है। क्या कह रहे हैं? सहसंयोजी बंध बनाने में साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, 2 का हुआ, 4 का हुआ, कैसा है? तो सहसंयोजी बंध बनाने में साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी सहसंयोजकता कहलाती है। आ गया होगा समझ में? फिर से एक बार, सहसंयोजी बंध बनाने में साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी सहसंयोजकता कहलाती है। अब जैसे कि सिंगल बॉन्ड के लिए 1 1 2 की साझेदारी होती है,
डबल बॉन्ड में 4 की साझेदारी होती, 2 लेते हैं, 2 देते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में 6 की साझेदारी होती, 3 लेते हैं, 3 देते हैं। तो इनकी संख्या ही सहसंयोजकता हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं सहसंयोजी यौगिकों के लक्षण। इसको इंग्लिश में कहते हैं कोवैलेंसी। कोवैलेंसी इसे कह सकते हैं कैरेक्टर्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है ना। नंबर 1, सहसंयोजी यौगिकों के लक्षण क्या होगा। नंबर 1, सबसे पहला तो बंध हम लिख सकते हैं, रटना नहीं है, केमिस्ट्री रटाई नहीं जाती, यहाँ पर सिखाई जाती है, सीखना है। ठीक है, और आपके नोट्स तो बड़े आराम से आप घर पे बैठ के भाई बना सकते हैं, लेकिन आप इतना कष्ट करेंगे कहाँ। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। नंबर 1 पर लिख सकते हैं, यह बंध ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनता है। यह बंध इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करते हैं तब जाकर के इस बंध का निर्माण होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनता है। नंबर 2 पर चलते हैं। नंबर 2 है, ये ध्रुवीय विलायकों जैसे कि जल होता है। ठीक है ना, ध्रुवीय विलायकों जैसे जल में आविलेय परंतु अध्रुवीय विलायकों में अध्रुवीय विलायकों जैसे ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन में विलेय होती है, विलेय होते। ठीक है ना, क्या लिखा, ये ध्रुवीय विलायकों जैसे जल में नहीं घुलते या यूं कहते हैं अल्प विलेय होते, परंतु अध्रुवीय विलायक जैसे कि ईथर है, अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, इनमें ये पूर्णतया विलेय होते हैं। नंबर 2 हो गया। अब नंबर 3 पर चलते हैं। नंबर 3 पर क्या है कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है ना, विद्युत के क्या होते हैं भैया, कुचालक होते हैं। हमने आपको कल भी बताया था, यानी कल के वीडियो में बताया था कि जहां पर आयनों का निर्माण होता है, आयंस बनते हैं, अर्थात परमाणु आवेशित हो जाता है प्लस या माइनस में, वहां पर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब चूंकि ये यौगिक जो है सहसंयोजी यानी साझेदारी द्वारा बनते हैं, तो इनमें कोई लेन देन नहीं आपस में बराबर का होता है, अर्थात आयनों में नहीं टूटते। और जो यौगिकों में आयन नहीं बनते हैं, यानी जिन यौगिकों में आयन नहीं बनते हैं, वो क्या होते हैं, वो होते हैं विद्युत के कुचालक।
क्या होंगे? विद्युत के कुचालक, अर्थात उनमें करंट का प्रवाह नहीं होगा। आया समझ में? अब नंबर 4 है हमारा कि इनके गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक जो है वो कम होते हैं। किससे कम होते हैं? तो इसकी बात करें तो ये इनके गलनांक और क्वथनांक जो है वैद्युत संयोजी यौगिकों की अपेक्षा कम होते हैं। ठीक है ना? उसमें प्लस और माइनस आयन बनते हैं जिससे उनका आकर्षण प्रबल हो जाता है और आयन बन जाते हैं। ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं है। नंबर 5 पर चलते हैं तो लिख सकते हैं ये बंध दिशात्मक होते हैं। ये बंध दिशात्मक होते हैं। ठीक है ना? ये बंध दिशात्मक होते हैं। नंबर 6 की बात करें तो ये यौगिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ये यौगिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। क्या दिखाते हैं? कि ये यौगिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं, आइसोमेरिज्म को प्रदर्शित करते हैं। कैसे होती है समावयवता? जैसे कि एग्जाम्पल में हमने आपको बताया था कि अगर हमारे पास अणुसूत्र C2H6O है तो इसको हम 2 या 2 से अधिक रूपों में तोड़ सकते हैं। नंबर 1 है, ये एक बन जाएगा C2H5OH और दूसरा बन जाएगा CH3OCH3, है ना? ये एल्कोहल है और ये ईथर है, जबकि अणुसूत्र दोनों का समान है। तो इसके प्रॉपर्टी यानी इसके जो गुण धर्म है, प्रॉपर्टी है, वो अलग हो जाएंगे। इसके प्रॉपर्टी जो है वो अलग हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इस आधार पर चलते इसे हम कहते हैं समावयवता, अर्थात एक ही यौगिक का भिन्न भिन्न रूपों में आना। अगला नंबर 7 है आपका ये यौगिक संकरण प्रदर्शित करते हैं। ये यौगिक संकरण प्रदर्शित करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं। ठीक है ना? क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं, संकरण दिखाते हैं। अब संकरण क्या होता है? आपको लग रहा होगा संकरण क्या होता है, तो वो भी हम आपको सिखाएंगे, लेकिन टर्न बाय टर्न सिखाएंगे, है ना? अभी आपके बॉन्ड्स चल रहे हैं, बॉन्ड होने के बाद में आगे आपको संकरण बताएगा। हेडिंग डालेंगे सहसंयोजी बंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, यानी सहसंयोजी बंध के प्रकार। ठीक है ना? तो लिख सकते हैं कि यह 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर हेडिंग होगी पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि हिंदी में कहेंगे ध्रुवीय सह संयोजी बंध। ठीक है ना? ध्रुवीय सहसंयोजी बंध क्या होता है? ध्रुवीय सहसंयोजी बंध, इसमें दिखा देते हैं, डेफिनेशन आपके लिखते हैं। तो पहला प्रकार था पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, यानी ध्रुवीय सहसंयोजी बंध। इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि जब सहसंयोजी बंध ऐसे परमाणुओं की
परमाणुओं के बीच बनता है, जब सहसंयोजी बंध ऐसे परमाणुओं के बीच बनता है जिनकी विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है ना, ऐसे परमाणुओं के बीच बनता है जिनकी विद्युत ऋणात्मकता भिन्न भिन्न होती है, तो साजे का इलेक्ट्रॉन अधिक ऋण विद्युती परमाणु की ओर विस्थापित हो जाता है, ठीक है ना। जब सहसंयोजी बंध ऐसे परमाणुओं के बीच बनता है जिनकी विद्युत ऋणात्मकता भिन्न भिन्न होती है, तो साझे का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म, यहां छोड़ गया, युग्म अधिक ऋण विद्युती परमाणु की ओर, ठीक है ना, विस्थापित हो जाता है, जिससे, ठीक है ना, अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर विस्थापित हो जाता है, जिससे, ठीक है ना, एक परमाणु पर आंशिक धनावेश तथा दूसरे परमाणु पर आंशिक ऋणावेश, ठीक है ना, एक परमाणु पर आंशिक धनावेश तथा दूसरे परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, तो इस प्रकार की बंध को ध्रुवीय सहसंयोजी बंध, कहते हैं, ठीक है ना भैया। क्या कहेंगे, इसे ध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कि जब सहसंयोजी बंध ऐसे परमाणुओं के बीच बनता है, जिनकी विद्युत ऋणात्मकता भिन्न भिन्न होती है। अब विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, थर्ड चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ाया जा चुका है। विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो क्या होती है, उसके बारे में बताते हैं, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहेंगे, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। आगे लिखा हुआ है कि जिनकी विद्युत ऋणात्मकता भिन्न भिन्न होती है, तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर विस्थापित हो जाता है, ठीक है ना, जिससे एक परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है और दूसरे परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। इस प्रकार के बंध को ध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल में हमने ले लिया HF, क्या ले लिया, HF, ठीक है ना। बंध बनाएगा, देखते जाना, H और F फ्लोरीन 9 होता है, बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन पर 1 होते हैं। इन्होंने एक एक लेकर के अपना अपना विन्यास स्थायी कर लिया, अपना अपना अष्टक पूरा कर लिया, ठीक है ना। तो इनके बीच जो साझेदारी हुई वो ऐसी है,
एक और एक, है ना। साझेदारी का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप, यानी 50-50% का, है ना। 50-50% का पार्टनरशिप होती है। इस पार्टनरशिप के दौरान आप देखेंगे कि तो साझा कहाँ पर होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता है, फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो अधिक है, ठीक है ना। तो फ्लोरीन क्या करता है? साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, यानी ऐसी कंडीशन आ जाती है। इस कंडीशन के आने से क्या होता है? एक परमाणु पर आंशिक धनावेश और दूसरे परमाणु पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस आकर्षण से जो बंध बना उसे कहते हैं ध्रुवीय सहसंयोजी बंध। ध्रुवीय सहसंयोजी बंध, इसे आया समझ में? क्लियर हुआ कि साझे का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करेगा। कौन परमाणु आकर्षित करेगा? जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी, वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, ठीक है ना। तो ये था आपका ध्रुवीय सहसंयोजी बंध। अब चलते हैं इसके नंबर 2 पर। तो इसको हम साफ करते हैं और लिखते हैं दूसरी। नंबर 2 पर होगा नॉन पोलर, नॉन पोलर अध्रुवीय, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड यानी अध्रुवीय सहसंयोजी बंध, ठीक है ना। अध्रुवीय सहसंयोजी बंध होगा और इस आधार पर अब हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा आइए देखते हैं, ठीक है। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं कि जब सहसंयोजी बंध, जब सहसंयोजी बंध ऐसे परमाणुओं के बीच बनता है जिनकी विद्युत ऋणात्मकताएं समान होती है, जिनकी विद्युत ऋणात्मकताएं समान होती है, तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म, तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं की दोनों परमाणुओं के मध्य उपस्थित होता है। क्या कह रहे हैं? जब सहसंयोजी बंध ऐसे परमाणुओं के बीच बनता है, जब सहसंयोजी बंध ऐसे परमाणुओं के बीच बनता है जिनकी विद्युत ऋणात्मकताएं समान होती हैं, तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं के मध्य उपस्थित होता है, ठीक है ना। दोनों परमाणुओं के मध्य उपस्थित होता है, या लिख सकते हैं उपस्थित रहता है, ठीक है ना। अध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहलाता है। अध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाएगा? अध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहलाता है। अब विद्युत ऋणात्मकताएं समान, बात आती है विद्युत ऋणात्मकता की समानता है, तो समान उसी की होगी, उन्हीं परमाणुओं की होगी जो दोनों परमाणु समान होंगे। क्या होंगे? दोनों परमाणु समान होंगे। फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि Cl2 हमने ले लिया। अब क्लोरीन और क्लोरीन के दो परमाणु हो गए। क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 7। तो दोनों पे हमने 7-7 चढ़ा देंगे, ठीक है ना। कितने कितने लगा दिए? 7-7। अब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को मिल जाए तो इनके 8-8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, अर्थात इनका अष्टक
अब पूरा हो जाएगा। अब दोनों Cl परमाणु हैं, क्या है, दोनों परमाणु समान हैं, तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता भी समान होगी, ठीक है ना। अब जब विद्युत ऋणात्मकता समान है तो जो साझे का इलेक्ट्रॉन है वो दोनों परमाणुओं के मध्य में ही उपस्थित रहेगा, है ना, दोनों परमाणुओं के मध्य में ही उपस्थित रहेगा, तो ना कोई धनावेशित और ना ही कोई ऋणावेशित होगा। ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट था। सेकंड देख लीजिए, जैसे कि H2 ले लेते हैं, क्या ले लिया, H2। हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों ने एक एक ले लिया, दोनों का अष्टक पूरा हो गया, है ना, तो ये बना H सिंगल बॉन्ड और H, मतलब कि साझे का जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों परमाणुओं के मध्य में ही उपस्थित रहता है, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं आध्रुवीय सहसंयोजी बंध, ठीक है ना। इस आधार पर ये आपका वीडियो आज से फिनिश होता है और इसके आगे के जो बॉन्ड्स है और कंपाउंड्स हैं यानी उपसहसंयोजी बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो आपको अगले टर्न में यानी अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, क्लियरिटी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और एक शेयर कर दें, ठीक है ना। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जा सकें। अगर आप नहीं हैं, अगर आपने अभी चैनल ज्वाइन किया है तो आप जो है क्या कर सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर के क्लास 11 के चैप्टर वाइज सारे नोट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।